आज की पहली कहानी हमें सुरेश जी ने भेजी है और ये घटना उनके भाई के साथ हुई थी। तो चलिए मैं आपको उनके भाई की आप बीती उन्हीं की जुबानी सुनाता हूँ। मेरा नाम राकेश है। कहते हैं कि अमावस की काली रात सबसे ज़्यादा खौफनाक रात होती है। ऐसी रात में बुरी ताकतें जैसे आत्मा, पिशाच, भूत प्रेत या जो भी हो, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, सभी आत्माएं बुरी नहीं होती हैं। सभी आत्माएं किसी को हानि नहीं पहुँचाती हैं और उनमें भी जो बुरी आत्माएं होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। मतलब एक वो जो आपको सीधे सीधे हानि पहुँचाती हैं और दूसरी वो जो आपको हानि पहुँचाना चाहती तो हैं पर शायद उनमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो आपको हानि पहुंचा सकें या फिर आपका नुकसान कर सकें। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, सभी आत्माएं बुरी नहीं होती हैं। सभी आत्माएं किसी को हानि नहीं पहुंचाती हैं और उनमें भी जो बुरी आत्माएं होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। मतलब एक वो जो आपको सीधे सीधे हानि पहुंचाती हैं और दूसरी वो जो आपको हानि पहुंचाना चाहती तो हैं पर शायद उनमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो आपको हानि पहुंचा सकें या फिर आपका नुकसान कर सकें। तो ऐसी आत्माएं अक्सर कोई छलावा या भ्रम पैदा करती हैं आपको डराने के लिए। जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे के साथ खेलती है, उस तरह से इंसानों के साथ खेलती हैं। और अगर आप कमज़ोर हुए तो फिर इस खेल में आपकी जान भी चली जा सकती है। और अगर आप समझदार हुए या फिर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप उनके चुंगल से बच सकते हैं। शायद उस रात मेरी किस्मत अच्छी थी। उन दिनों मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। वो साल 1993 का था। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उस बीच किसी त्योहार के कारण हमारे स्कूल की छुट्टियां हो गई थी। मैं उसी दोपहर में स्कूल से घर के लिए रवाना हो गया। मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं था। एक कपड़े का थैला था, उसमें बस एक जोड़ी कपड़े थे और मैं एक सरकारी बस से लगभग 3 घंटे का सफ़र तय करके अपने गांव के रास्ते पर उतर गया। जब मैं बस से उतरा था तो लगभग सूरज डूबने ही वाला था और अंधेरा भी हो चुका था। वक्त का मुझे कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि उन दिनों मेरे पास कोई घड़ी नहीं होती थी। लेकिन एक बात थी जिसकी वजह से वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। गांव के इलाकों में 7 बजे से पहले सभी दुकानें वगैरह बंद हो जाया करती थी। तो जैसे ही मैं उतरा, इतना तो मैं समझ गया था कि वक्त के साथ मैं आगे निकल चुका हूँ। उतरते ही मैं सीधे अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उस जगह से मेरा गांव तकरीबन 2 मील था। मतलब 2 मील तक मुझे पैदल चलकर जाना पड़ता था क्योंकि वहाँ तक कोई बस का आने जाने का साधन नहीं था। अब अजीब बात यह थी कि आसमान में कहीं चांद दिखाई ही नहीं दे रहा था। मेरे आसपास बहुत घना अंधेरा था। मुझे रास्ता भी ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रहा था और उस घने अंधेरे में दूर घरों से दिखाई दे रही रोशनी में मैं रास्ते को टटोलते हुए बस आगे बढ़ रहा था। कुछ 20-25 मिनट में चला ही था कि मुझे मेरे सामने पर कोई नज़र आने लगा। वो मुझसे काफ़ी दूर था पर मैं उसे थोड़ा थोड़ा देख पा रहा था। और आगे जाकर मैंने देखा, मुझे 2 लड़कियां दिखाई दी। वो रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। देखने से उनकी उम्र मेरे जितनी ही लग रही थी। मैं बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप उनके पास से गुजरने लगा कि तभी उन्होंने मुझे आवाज़ दी, कहाँ जा रहे हो? आगे मत जाओ, आगे खतरा है, यहाँ से वापस चले जाओ। पहले तो मुझे उनकी बात अजीब लगा कि इतनी रात को घने अंधेरे में और वो भी रास्ते के बीचों बीच कौन खड़ा होता है। फिर मैं अपनी जगह पर रुक गया। मुझे लगा कि वो लड़कियाँ शायद गुम हो गई हों या फिर रास्ता भटक गई हों। मैंने उनके पास जाकर पूछा, कौन हो आप लोग? किस गांव से हो? उन्होंने फिर वही कहा, आगे मत जाओ, यहाँ से वापस चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे आगे जाना पड़ेगा।
मेरा गांव बस थोड़ी ही दूर है और मैं रास्ता जानता हूँ। वो दोनों जुड़वा बहनें थी। देखने में वो दोनों तो एकदम जुड़वा लग रही थी। दोनों एकदम एक ही शक्ल की थी। उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना है क्या? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गई हो? उन्होंने फिर भी मेरी कोई बात का जवाब नहीं दिया और वही बात फिर से दोहराई, यहाँ से वापस चले जाओ। इस बार मुझे और भी अजीब लगा। वहाँ आसपास से कहीं मांस जलने की बदबू सी आ रही थी और अब की बार मैं उनकी बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए आगे चलने लगा। मैं कुछ कदम आगे चला ही था कि मेरे मन में एक ख्याल आया कि पीछे मुड़कर एक बार देखता हूँ वो लड़कियाँ हैं या चली गईं, क्योंकि उनकी अजीब हरकतों की वजह से मैं अंदर ही अंदर थोड़ा डर चुका था। मैं अंदर ही अंदर से थोड़ा बहुत डर गया था, पर फिर भी मैंने यह नज़र चुरा कर आहिस्ता से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मैंने देखा तो वो दोनों लड़कियां वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो देखकर मेरा दिल और ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं काफ़ी तेज़ चलने लगा। फिर चलते चलते अचानक मुझे रास्ते में मेरे ही आगे 3 औरतें और चलती हुई दिखाई दी। वो तीनों औरतें भी पूरे रास्ते को घेर कर चल रही थी। तीनों सफ़ेद साड़ियाँ पहनी थी और पल्लू से उनका सर भी ढका हुआ था। उनको देखकर मेरी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो गई और मैंने सोचा कि अब ये क्या भला है। वो तीनों औरतें बहुत धीमे धीमे चल रही थी, इतना धीमे कि जब मैं 3 कदम चलता तब कहीं बस वो 1 कदम चलती। मैं उनसे थोड़ी अंतर पर उनकी ये गति से चलने लगा, लेकिन जब भी मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा था। हैरानी वाली बात ये थी कि रात बहुत घनी अंधेरी थी, पर फिर भी मैं उन सबको देख पा रहा था। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैं मन ही मन तो बहुत डर गया था। पीछे 2 लड़कियां थी और आगे ये 3 औरत। वो कौन थी मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मेरे साथ ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। फिर मैं और ज़ोर ज़ोर से चलने लगा। फिर मैंने सोचा कि तेज़ चलता हूँ और उनके बाजू से निकल जाऊँगा और कुछ बोलूँगा नहीं। फिर मैंने एक बार पहले से भी तेज़ चलना शुरू कर दिया। फिर रास्ते से हटकर उनकी एक तरफ आगे से निकलने लगा। जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, मुझे उनमें से किसी औरत की एक धीमी सी हंसी सुनाई पड़ी। मैंने सोचा कहीं औरतें हमारे गांव की तो नहीं हैं, इसलिए मैं पीछे मुड़कर देखने लगा। उन्हें देखकर मेरी जान मेरे हलक में ही आ गई। उन तीनों के चेहरे ठीक एक जैसे थे। उनके चेहरे पर उनकी आंखों तक फैलती हुई एक बड़ी सी मुस्कान थी और वह अपनी भयानक सफ़ेद आंखों से मुझे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराए जा रही थी। वो देख मेरा शरीर सुन्न सा हो गया। शरीर पर हर तरफ रोंगटे खड़े हो गए। उनका वो भयानक सा चेहरा देखकर मैं तेज़ी से भागने लगा। वो रास्ता किस तरफ जा रहा था पता नहीं, लेकिन मैं बस भागे जा रहा था। उस वक्त मैं बस सामने की तरफ देख रहा था और मुझे जो रोशनी दिखाई दे रही थी बस मैं भागे जा रहा था। मेरी सांस फूल गई थी। मैं फिर भी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। कुछ आगे जाकर मैं किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिर गया। अंगूठे को बहुत चोट लग गई थी। बहुत दर्द हो रहा था और मेरी चप्पल भी टूट गई थी, पर दर्द से ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे लगा कि मैं उन औरतों को काफ़ी पीछे छोड़ आया हूँ। फिर भी तसल्ली के लिए मैंने अपने पीछे देखा। मैंने अपना दर्द कम करने के लिए किसी तरह अपने पैर को दबा कर रखा और फिर सामने की तरफ मुड़ा। सामने देख फिर मेरा एक बार दिमाग सुन्न हो गया। अब वो तीनों औरतें मेरे सामने खड़ी थी और मेरी ही तरफ बढ़ रही थी। ठीक वही सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद आँखें और चेहरे पर एक भयानक फूली हुई मुस्कान। उन्हें मेरी तरफ आता देख मैं फिर से उठकर दौड़ने लगा। अब मैं पहले से भी और ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा था। आगे दूर कहीं मुझे एक रोशनी दिखाई दे रही थी। लगा कि वहाँ कोई मदद के लिए शायद मिल जाए। मैं बस दौड़ता रहा, पर कुछ दूर आगे जाने पर मुझे महसूस हुआ वह रोशनी कोई घर की नहीं,
बल्कि वो एक शमशान था और वहाँ एक चिता जल रही थी। वो शमशान की आग थी। जाने अनजाने में मैं जिस रास्ते पर दौड़ रहा था वो एक शमशान का रास्ता था। अब मैं लगभग रोने ही लगा था। फिर कहीं से उन औरतों की हंसी फिर से मुझे सुनाई दी। जैसे मैं उनके जाल में फंस गया हूँ। तभी मुझे मेरे सामने वो दो लड़कियाँ धुंधली हुई चमकती हुई दिखाई दी और फिर से कहने लगी, आगे मत जाओ, आगे खतरा है। उनसे कुछ कहने के लिए मैं अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं इतना डर चुका था कि बोलने के बजाय बस मेरे होंठ थरथरा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर पसीने से लबालब हो चुका था और फिर मैं पड़े पड़े दर्द से कराह रहा था। फिर उन दोनों ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अपनी तरफ आने का इशारा किया। मुझे पता नहीं था कि वो लड़कियां कौन हैं, कहाँ से आई हैं, पर उनकी बातों पर मुझे भरोसा होने लगा। एक तरह का विश्वास था। मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे दौड़ने लगा। वो लड़कियां बहुत तेज़ थी। वो भाग नहीं रही थी, हवा से लहराते हुए जा रही थी। काफ़ी दूर जाने के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गई और मैं फिर एक बार घबरा कर वहीं पर रुक गया। जब मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ थोड़ी ही दूर बहुत सारे घर बने थे और उन घरों से रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। मतलब मैं अपने गांव के पास पहुंच चुका था। फिर मैं भागता हुआ घर तक चला गया। मेरे पीछे जो भी चीज़ थी उसने मेरे घर तक मेरा पीछा किया था। मैं जैसे ही घर के पास पहुंचा मैंने देखा कि 3 सफ़ेद बिल्लियां मेरे घर के सामने मेरे दरवाजे पर बैठी हुई हैं और फिर मुझे देखकर वो बहुत ही अजीब आवाज़ में रोने लगी। वो आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी इंसान के मातम में कोई रोता है। अब मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उन तीनों बिल्लियों में मुझे वो 3 चुड़ैलें नज़र आ रही थी। घर में किसी को आवाज़ देने की मुझ में हिम्मत नहीं बची थी, पर मेरी किस्मत ने एक बार फिर से मेरा साथ दिया और उसी वक्त मेरे पिताजी एक डंडा लेकर घर से बाहर आ गए और उन बिल्लियों को हटाने लगे। हट हट, एक तो अमावस की रात है और ये हमारे घर के आगे ही रो रही हैं। पिताजी के हटकते ही वो सारी बिल्लियाँ वहाँ से भाग गईं और अब पिताजी का ध्यान मेरी तरफ गया। मेरी हालत देखकर वो दौड़कर मेरे पास आए और मुझसे पूछा, क्या हुआ तुझे? तू यहाँ क्यों रुका हुआ है? उन्होंने मुझे छू कर देखा। तू इतना क्यों काँप रहा है? क्या हुआ क्या तेरे साथ? जैसे ही उन्होंने मुझे छू कर देखा मैं चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। उस वक्त मेरा शरीर मानो झटक रहा था, जैसे मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा हो, और उसी के साथ मैं बेहोश हो गया। मुझे ठीक 3-4 दिन बाद होश आया। जब मैं 3-4 दिन बाद होश में आया तो मुझे पता चला कि जब भी मैं होश में आता हूँ मुझे कुछ ही पल में फिर से दौरा पड़ने लगता था और फिर मैं बेहोश हो जाता था। दूसरे दिन पापा को शक हुआ कि शायद मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई ऊपरी बाधा हुई है, क्योंकि जिस रात में मैं घर आया था उस रात अमावस की रात थी। ठीक होने के बाद मैंने अपने पिताजी को उन 2 लड़कियों की आत्मा के बारे में बताया, लेकिन उन्हें उन 2 आत्माओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मुझे भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया कि वो 2 लड़कियां कौन थी और उन्होंने मेरी जान क्यों बचाई। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरी दूसरी कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी। तब वो कोकर इलाके में ड्यूटी किया करता था। मेरा नाम वैभव शुक्ला है और यह घटना मेरे साथ उस वक्त घटी थी जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। ये मेरी एक आप बीती है। लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया में सख्त निलंबन लाद दिए गए थे और यह घटना जिस जगह घटी थी उस जगह को कोकन कहा जाता है और यह घटना जिस जगह की है वह जगह कोकन में है, लेकिन मैं आपको शायद उस जगह का नाम ना बता पाऊँ क्योंकि मैं पुलिस में हूँ और ऐसा करना मेरे रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो मैं आपको बस उस घटना को सुनाता हूँ। उस रात मेरी ड्यूटी पुलिस स्टेशन में लगी थी। फिर बीच रात में मैं अपने सहयोगी मनोज के साथ
आसपास के इलाकों में गश्त करने चला गया था। हम दोनों बाइक से जा रहे थे और उन दिनों बस वो इलाका ही नहीं, पूरी दुनिया में शांति थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आज के आधुनिक टेक्निक के साथ हजारों साल पीछे चले गए हों। हमारे पुलिस स्टेशन के दायरे में पास का ही एक समुद्र का किनारा भी था, जहाँ का किनारा पेड़ों से भरा हुआ था। ज़्यादा घना तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था। बस वहीं थोड़ी दूर कुछ लोगों की बस्ती थी। हम वहाँ पर ये देखने चले जाते थे कि कहीं वहाँ लोग समुद्र के किनारे पर टहल तो नहीं रहे हैं। तो हम हमेशा की तरह वहाँ के घने रास्ते में होते हुए किनारे तक पहुँच गए। गाड़ी को किनारे खड़ा करके हम पैदल ही चलने लगे। लॉकडाउन के कारण आसपास सब कुछ बहुत शांत और आरामदायक था। हम दोनों भी दूर किनारे पर खड़े होकर उस समुद्र को निहार रहे थे, वहाँ की शांति और वहाँ की बहती हुई ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे कि तभी मनोज को कुछ सामने से दिखाई दिया। वो अपनी जगह पर ही रुक गया। उसने मेरे हाथों को पकड़कर मुझे भी रोका। मनोज तब सामने किसी चीज़ की तरफ गौर से देख रहा था। फिर उसने अपने पास की दूरबीन से समुद्र की ओर देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? कोई समुद्र में चला गया है क्या? उसने कुछ देर देखते हुए कहा, आगे पानी के पास मुझे कुछ हलचल दिखाई दे रही है। कुछ बहुत बड़ा जानवर या ऐसा ही कुछ है, या फिर कोई हमसे छुपने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ से दूरबीन लेकर मैं भी सामने देखने लगा। वहाँ कुछ तो था जो किसी बड़े पत्थर के जैसा गोल मटोल था, किसी बड़े आलू के जैसा था। फिर कोई बड़ा सा समुद्री जानवर ही क्यों ना हो। तब मैंने मनोज से कहा, चल थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। हम उस गीली रेत में होते हुए आगे पानी में चले गए। वहाँ पानी से बाहर एक भारी बोरी पड़ी थी, जैसे किसी बड़ी सी चीज़ को दबा दबा कर उसमें भर दिया गया हो। मनोज ने उस बोरे का बड़ा आकार देखते हुए कहा कि क्या हो सकता है इसमें। हम दोनों को भी शक था कि उसमें कोई लाश तो नहीं है। मैंने डंडे से उस बोरे को दबा दबा कर देखा और कहा, पता नहीं, कुछ ठोस या नरम जैसा है। तब मनोज ने भी अपने डंडे से उस बोरे को दबा कर देखा, कहीं इसमें लाश तो नहीं। उसने मेरे मन की बात जान ली थी और उसकी बात सुनकर मैंने भी फिर डंडे से उस बोरी को 3-4 बार अलग अलग जगह दबा कर देखा। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। हम दोनों उस बोरी को चारों तरफ से देखने लगे कि उस पर कोई खून या कोई निशान तो नहीं है, पर उस बोरे पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस तरह से वो बोरा फूला हुआ था, लग तो यही रहा था कि उसमें कोई लाश है और वो लाश पानी में फूल कर बोरे के साथ बाहर आ गई है। मनोज ने थोड़ी हिम्मत करके उस बोरे को हर तरफ से कान लगाकर सुना और देखने की कोशिश की कि उसमें क्या हो सकता है। फिर उठकर खड़े होते हुए उसने उससे कहा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है इसमें लाश ही है। मैंने भी थोड़ा ऊपर टटोलते हुए कहा, फिर तो हमें कंट्रोल को रिपोर्ट कर देना चाहिए। मनोज ने मेरे चेहरे पर बैटरी का प्रकाश फेंकते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले खुद तो तसल्ली कर लें। और फिर वो उस बोरे को खींचकर पानी से दूर ले जाने की उसने कोशिश की। उससे वो बोरा थोड़ा सा भी हिला डुला तक नहीं। उसने मुझे खींचने का इशारा किया। फिर हम दोनों ने उस बोरे को पानी के किनारों से दूर लाकर रखा। मनोज ने फिर उसे एक नज़र टटोल कर देखा। अब तक हमें इतना तो यकीन हो गया था कि उस बोरे में जो कुछ है वो या तो सजीव नहीं है, और अगर सजीव है भी तो जिंदा नहीं है, क्योंकि इतनी देर में से उसमें ज़रा सी भी हलचल नहीं हुई थी। फिर मैंने अपने पास की कटर को मनोज के हाथ में थमा दिया। उसने कटर के सहारे बोरी को ऊपर ऊपर धकेलना शुरू किया। उस दौरान बोरा एकदम से खुल गया और बोरे के अंदर से फूला हुआ आधा शरीर भक से बाहर निकल आया। हम दोनों भी घबरा कर पीछे हट गए और एक बहुत गंदी सी बदबू हमारे नाक में चली गई। उस लाश के दोनों हाथ उसकी छाती पर थे, आंखें बंद थी। लाश का बाकी आधा शरीर बोरे के अंदर ही था।
मनोज ने उस लाश के हाथ को हल्के से छू कर देखा, फिर उसकी नाक की तरफ कान लगा कर देखा, छाती की तरफ छू कर कुछ जानने की कोशिश की। उसके शरीर में से कोई आवाज़, कोई हरकत नहीं हो रही थी। थोड़ी बहुत जांच करने के बाद मनोज ने कहा ये तो कब का मर चुका है। मैंने भी टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा देखते हुए कहा, हम इसे ऐसे ही यहाँ रहने देते हैं, क्राइम सीन है, कुछ यहाँ वहाँ हो गया तो निशान मिट जाएंगे। मनोज बात को समझकर गाड़ी के पास गया और वहाँ से वायरलेस फ़ोन लेकर आया। उसने कंट्रोल रूम को खबर कर दी थी जिस जगह पर हम थे हमारे मोबाइल को रेंज नहीं मिल रही थी। रेंज के लिए हमें वहाँ से थोड़ा रास्ते की तरफ जाना पड़ा। फिर भी थोड़ी बहुत रेंज मिलने पर मैंने पुलिस थाने में फ़ोन मिलाया। फिर हमें पता चला कि स्टेशन के सभी लोग आसपास के इलाकों में गश्त करने के लिए चले गए हैं। उस वक्त थाने में बस एक ही हवलदार था। अब उस दिनों लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर पुलिस वाले बाहर ही रहते थे। बहुत से लोग तो इमरजेंसी ड्यूटी में लगा दिए गए थे, इसलिए वहाँ पर जल्दी से किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। हम दोनों ने भी सोचा कि अब आगे क्या करें। हम दोनों ने भी अपने अपने मोबाइल निकाल कर उस लाश की और उसके आसपास की कुछ तस्वीरें लेना शुरू किया। फिर करीब आधा घंटा बाद हमें वहाँ से कॉल आया कि कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस और एक क्राइम सीन की जांच के लिए सहायता कर्मी वहाँ पर आ जाएंगे। उस खबर से हमें थोड़ा राहत महसूस हुई, इसलिए बाकी सब कुछ छोड़कर मनोज और मैं वहीं निगरानी करने के लिए बैठ गए। उस वक्त रात का 1 बज रहा था, मतलब हमें सुबह के 3-4 बजे तक जागना था और वहीं रुकना था। हमें बस उनके आने का इंतज़ार करना था। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद हम दोनों को नींद आने लगी। मनोज बार बार अपनी आँखों को मसल रहा था, तो मैंने उससे कहा, अगर नींद आ रही है तो तू थोड़ी देर सूखी रेत में जाकर क्यों नहीं सो जाता, मैं बाद में तुझे जगा दूंगा। मेरे इतना कहते ही उसने अपनी जेब से पेपर निकाला और मुझसे थोड़ी दूर रेत में जाकर बिछा कर सो गया। अब मैं अकेला ही था वहाँ पर और अकेले ही मैं वहाँ पे जग रहा था। मेरे सामने वो बोरा था और उस बोरे में से आधी पड़ी हुई लाश। आसपास बस झींगरों की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वैसे तो वो जंगल का इलाका नहीं था, लेकिन वो जगह इतनी सुनसान थी कि वहाँ के सन्नाटे से कोई भी डर जाए। काफ़ी देर वहाँ बैठे रहने के कारण आँखों को अंधेरे की आदत पड़ चुकी थी और इसलिए आसपास के अंधेरे में कुछ कुछ नज़र आने लगा था। टॉर्च चालू रहने के कारण उसकी बैटरी भी कम हो चुकी थी और टॉर्च बहुत धीमे जल रही थी। आसमान में चांद कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ बैठे बैठे कुछ आधे घंटे तक निगरानी करने के बाद मेरी भी आंखों में झपकी लगनी शुरू हो गई। उस वक्त मैंने देखा कि दूर समुद्र के पानी में कुछ चमक रहा है। मैंने बैठे बैठे ही वहाँ दूर अंधेरे में देखने की कोशिश की। तभी उस लाश में से हरकत हुई और मैं थोड़ा चौकन्ना होकर संभल कर बैठ गया। मैंने टॉर्च की कम रोशनी उस तरफ मारते हुए गौर से देखा। उस लाश की गर्दन हिल रही थी। वो देख मेरे होश उड़ गए। मैं सरकते हुए थोड़ा पीछे चला गया और फिर मैं कुछ समझ पाता उसके पहले ही वो लाश बोरे से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। वह देख मैं काफ़ी घबरा सा गया। घबरा कर अपने साथी को आवाज़ देने लगा। वो लाश कुछ पल के लिए ऐसे खड़ी रही और फिर अपनी जगह से वो आगे जाते हुए लहरों से होकर पानी के अंदर जाने लगी। वो सब देखकर मैं बहुत शौक हो गया और मैं बहुत डरने लगा। वहाँ की रेत को उठाकर मैं अपने साथी को फेंक फेंक कर मार रहा था। फिर तब मनोज हड़बड़ाहट में उठा और मेरे पास आया और मेरे कंधे को पकड़ते हुए उसने मुझसे कहा, क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है? मैंने उसे समुद्र में जाती हुई उस लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख वो देख क्या है। उसने सबसे पहले तो बोरे को देखा। बोरा खाली पड़ा था और फिर उसने सामने देखा। उसने वहाँ से दौड़ते हुए उस लाश को आवाज़ देते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस लाश ने हमारी एक न सुनी और उस लाश को हमारी आवाज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। हम दोनों वहाँ दौड़ कर जाते तब तक वो लाश जा चुकी थी। वो पूरी तरह से डूब चुकी थी और हम दोनों लहरों से दूर खड़े होकर बस वो सब देखते रह गए।
कुछ 1 मिनट में वहाँ से सब कुछ गायब हो गया। अभी कुछ देर पहले जो हमारे सामने लाश पड़ी थी, वो लाश हमारी आंखों के सामने से चलते हुए पानी के अंदर समा गई। हम दोनों वो सब देख ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से 2 गाड़ियाँ हमारी तरफ आ रही थी। उसमें से एक एम्बुलेंस थी और दूसरी गाड़ी में हमारे साथ पुलिस वाले लोग आ रहे थे। उनके वहाँ आने के बाद मनोज और मैंने वहाँ जो देखा था सब कुछ उन्हें बताया, पर वहाँ पर कुछ ना पाकर वो सब लोग हम पर हंसने लगे और हम लोगों को चिढ़ाने लगे। हमने उन्हें कहा कि वो लाश एक बोरे में थी, लेकिन सच तो ये था कि वो बोरा भी वहाँ से गायब हो चुका था। फिर हमें याद आया कि हमने उस लाश की कुछ तस्वीरें ली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि हमारे मोबाइल में उस लाश की एक तस्वीर तक नहीं थी। सारी तस्वीरें बस रेत ही रेत की थी। उस वक्त हम दोनों का भी बहुत मजाक उड़ाया गया। वैसे उस बात की कोई जांच नहीं हुई थी, क्योंकि जांच करने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था और ना ही अगले कुछ दिनों में किसी के गुम हो जाने की कोई कंप्लेन हुई थी, इसलिए उस चीज़ को ढूंढना भी बेकार था। तब कुछ दिनों बाद मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि जिस रात हम लोग वहाँ गश्त करने के लिए गए हुए थे, वो रात अमावस की रात थी। अमावस की रात ऐसा कोई बुरा अनुभव हो सकता है, कोई बुरी अजीब बात भी हो सकती है। हमारे पास कोई सबूत नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी जिससे हम साबित कर सकें कि हमने एक जिंदा लाश को देखा और वो लाश हमारे आँखों के सामने से चलती हुई पानी में समा गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दोनों कहानियाँ। आपको दोनों कहानियाँ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।